नमस्कार, आप सभी का पार्टीलिस्ट इंडिया में स्वागत है। पिछली बार हम अशोक भाई पटेल के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने आज की तारीख में मतलब अभी तक इलेक्शन कमीशन कैसे ऑटोनोमस नहीं है इसके बारे में हमें जानकारी दी। आज देखेंगे कि अशोक भाई पटेल और पार्टीलिस्ट इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस कैसे हो सकता है इसके बारे में क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। अशोक भाई, आपका स्वागत है जी। आज आप इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी हम कैसे फिक्स करें इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जी, तो देखिए, हमने अब तक देखा कि वर्तमान में कैसे सरकार के ऊपर निर्भर है। जी, चुनाव के दिनों में सरकार से सलाह मशवरा करके एंटायर मशीनरी जो हैं ये सरकार से उधार ली जाती है, ये हमने कहा। अब हम हमारा जो प्रपोजल है, प्रोपोज्ड लिस्ट है हमारा 1 से लेकर के 9 तक का, तो इसको हम नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो वही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो यहाँ ये भी समझ लीजिए कि वहाँ पर 1+2 यानी कुल मिला करके 3 लोग होते हैं जी। एक जो मुख्य होता है उसको तो चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। जी, बिल्कुल। वर्तमान में जो ज्ञानेश कुमार हैं, हाँ जी, उसके उपरांत भी 2 लोग होते हैं। तो ये जो 3 लोगों के अपॉइंटमेंट को भी एक तरह से ऑटोनोमस बनाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने पहले भी बात की कि वर्तमान में चीफ जस्टिस को वहाँ से हटा दिया गया है। हाँ जी, और वहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर और एक और वर्तमान गवर्नमेंट का मिनिस्टर, ऐसे 2 लोग ये वहाँ रखे गए हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी 3 लोगों की कमिटी बनी हुई है। लेकिन हमारा सुझाव तो ये है कि ये तीनों ही बिल्कुल गलत है और इन तीनों का कोई अधिकार बनता ही नहीं है कि वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तय करें। पहले हम बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन की। जी। वो क्यों तय करेगा जब हमारे संविधान में कहीं पर भी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको तो तुरंत हटा दिया जाए। और दूसरे नंबर पे ये चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उसके अंदर से जो मंत्रिमंडल, प्रधानमंडल बनाया जा रहा है, मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री के लोग भी क्यों होने चाहिए? अगर हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर हम अनबायस्ड सिचुएशन की और बिल्कुल न्यूट्रल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों भी क्यों होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो कौन होने चाहिए? तो हमारा सुझाव तो बिल्कुल ये है कि लोकसभा का स्पीकर, एक तो वो होना चाहिए, लोकसभा का स्पीकर, क्योंकि वो ऐसे भी न्यूट्रल होता है, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना हुआ होता है। बिल्कुल हाउस की तरफ होता है। हाउस की तरफ होता है। तो वो तो गृह का हेड भी कहा जाता है, किसी भी हाउस का हेड कहा जाता है स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए, प्रैक्टिस में तो सब कुछ गलत सलत है, उसको छोड़ दीजिए। हम वी विल स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। जी। तो एक तो वो होना चाहिए। दूसरा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये दोनों ही ग्रहों के लोग आ गए। जी। और तीसरा, दोनों ग्रहों में जिसके लिए चुनाव आयोग होता है, तो प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, तो ये प्रतिनिधियों के हाउस से ही आए हैं और उनके हेड है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यही लॉजिकल भी है जी। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। जी, बराबर। तो 2 लोग तो ये हो गए जी। और तीसरे हो गए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के। हाँ जी। वो बिल्कुल न्यूट्रल है, अनबायस्ड है, वो स्वायत्त भी है, ऑटोनोमस। स्वायत्त भी है, ऑटोनोमस भी है। जी। तो इन तीनों ने मिल करके जिस व्यक्ति और का नाम, ये तीनों सरकार में शामिल नहीं है।
हाँ, सरकार से उनका कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी और ये तीनों मिलकर के जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे या रेकमेंड करेंगे, जी तो इनके रिकमेंडेशन से जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे। जी, ये बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो ये पहली बात है। उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी किया जा सकता है। वहां पर भी सीधे सीधे ये किया जा सकता है कि ये किसी भी राज्य की बात है जी तो सबसे पहले राज्य की विधानसभा का स्पीकर, जी जी बिल्कुल, हाँ। दूसरे parallel नंबर हो पे गया। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जी। उस राज्य की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जी ये दूसरा। हाँ हाँ और तीसरा हो जाएगा चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ, यानी जो तीन है, तीन में से एक बिल्कुल, मतलब सेंट्रल जो है इलेक्शन उसका से कमीशन होना चाहिए, जो स्टेट का इलेक्शन होना चाहिए, हर एक राज्य में होना चाहिए। जी तो वो हर जगह होगा और राज्य के वो हर जगह कॉमन होगा हर राज्य में। ये तो बहुत और परफेक्ट है। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बदलते जाएंगे और विधानसभा के स्पीकर भी एज पर द स्टेट वो बदलते जाएंगे। तो ये हो गई यहां तक की बात, जी बराबर। अब नीचे के जो 3 से 9 की बात है, नंबर 3 टू नंबर 9, इसके बारे में हमारा साफ साफ ये सुझाव है कि ये कोई भी सरकार से उधार नहीं लिए जाएंगे और ये टेम्पररी पीरियड के लिए भी नहीं होंगे। ये कंप्लीटली होंगे पूरे समय के लिए, यानी साल भर के पूरे समय के लिए। जैसे कोई भी सरकारी दफ्तर होता है, सरकारी डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही ये 11 से 6 चलेंगे और थ्रू आउट द ऑल वर्किंग डेज ये अपनी अपनी ऑफिस में ये अपना अपना काम मतलब करेंगे। पूरी जिंदगी उनका एम्प्लॉयमेंट रहेगा, उनका रिटायरमेंट होगा, पेंशन होगा, सब कुछ होगा। एक ऑटोनोमस डिपार्टमेंट हो गया कंप्लीटली, एक कंप्लीट ऑटोनोमस डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन। जैसे रेलवे का बजट अलग रहता है, वैसे ये कंप्लीटली अलग ही डिवीजन हो जाएगा। हाँ, अलग डिपार्टमेंट हो गया जी। अब इसमें जरा हम देख ले 3 से 9 कौन कौन लोग जरूरी है। तो इसमें 3 नंबर पे हैं, पहले जहां पर हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो वो हम सजेस्ट करते हैं कि भाई कलेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, वो कार्यपालिका का व्यक्ति है, उसको वहाँ काम करने दीजिए, वो वही काम करता और रहे। ये भी बात है ना कि जब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जब इलेक्शन कमीशन का काम करते हैं तब उनका जो असली काम है उसमें तो गैप पड़ जाती है। हाँ। और उस वजह से लोगों को भी दिक्कतें आती रहती है ना। अरे लोगों को तो यहाँ तक दिक्कत आती है कि किसी भी दफ्तर में अगर मान लीजिए कि कुल 40 व्यक्ति किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं और वहाँ से अगर मान लीजिए 10, 12, 15 लोग इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं, तो बाकी के 25 भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं 2 महीने के लिए। वो बोलते हैं नहीं भाई इलेक्शन का समय है। अरे भाई तुम्हारी ड्यूटी नहीं है फिर भी। तो ये पूरे 2-2 महीने तक कोई भी राज्य, कोई भी जिला, ये कंप्लीटली वेकेशन होती है उनके लिए, एक कंप्लीट वेकेशन, मतलब बिना सरकार के ही सारा चलता है, सारा कुछ। हाँ। और वो होते हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर, और कमीशन के अंडर जो काम करना है उसका नज़रिया होता है ओनली एंड ओनली इलेक्शन। इलेक्शन को छोड़ करके उनका कोई नज़रिया होता ही नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ ये सजेशन है नंबर 3 पे कि भाई कलेक्टर्स को अपना काम करने दीजिए, वो कार्यपालिका हिस्सा है कार्यपालिका का, तो वहाँ वो करें। और यहाँ पर बिल्कुल ऑटोनॉमस तरीके से हैं, कहीं से भले ही सरकारी सेटअप से ही व्यक्तियों को लाया जाए, रिटायर्ड व्यक्तियों को लाया जाए कहीं से, या देश में वकील हैं, इंजीनियर हैं, कोई दूसरे लोग भी हैं, आप वैकेंसी खोल दीजिए, लोग आ जाएंगे। अगर वैकेंसी खोल देंगे तो लोग तो आ जाएंगे ना, समाज से ही आते हैं हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, बराबर, बिल्कुल। तो उसकी हम
क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट्स है वगैरह हम डिक्लेयर कर देंगे और लोग आते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो 3 नंबर पे हमें चाहिए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन ऑफिसर। जी। देखिए, जब हम कहते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कितनी है पूरे देश में? 543। तो हम इस वक्त अधिकारियों की बात कर रहे हैं। देखिए, अधिकारियों के नीचे का जो भी पर्सनल स्टाफ चाहिए वे बाद में अधिकारी खुद तय कर लेंगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अधिकारियों की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जब हम कहते हैं तो 543, और वो भी प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग क्यों नहीं होने चाहिए? ये भी हमारा कहना है कि भाई बंगाल में क्यों साउथ इंडिया का कोई व्यक्ति जाए वहाँ? जी। अरे, इसके लिए भी ये करा जा सकता है कि स्ट्रिक्टली विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्यों नहीं? जी। हैं? उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इतिहास भूगोल भी मालूम हो। जी, डिसेंट्रलाइज करते वक्त ये होगा ही, होना ही चाहिए। बराबर जी। तो ये 543 लोग, ये तीसरे नंबर वाले लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन ऑफिसर्स। जी। और ये थ्रू आउट 365 डेज ये काम करेंगे, चाहे काम हो चाहे नहीं हो। भले अरे खुश रहे ना भाई, आनंदित रहे, हमारे लोग हैं। जी बिल्कुल। अगर कुछ रिलैक्स्ड भी रहे तो काम अच्छा मिलेगा, हमें पैसे लगेंगे लेकिन काम तो अच्छा मिलेगा, हैं। और चौथा, ऑब्जर्वर्स। तो ये ऑब्जर्वर्स भी ये वैसे तो ड्यूरिंग इलेक्शंस होते हैं, तो देखिए हो सकता है कि ड्यूरिंग इलेक्शन उनको कुछ लोग मदद भी करते हों, लेकिन ये जब इलेक्शन नहीं हो तब ये ऑब्जर्वर्स जो हैं ये रहने चाहिए। एक व्यक्ति जो ऑब्जर्वर है उसकी अपॉइंटमेंट रहनी चाहिए परमानेंट, चाहे वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के ऑब्जर्वर हों या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा के लेवल के ऑब्जर्वर हों। जी। कम से कम ये 2 जगह पर तो हमें ऑब्जर्वर्स चाहिए ही। लोकल के भी हो सकते हैं, लेकिन उस बात को अभी हम छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा गहराई में जाना होगा। अब 5 नंबर पे ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, तो इसको भी परमानेंट रखा जा सकता है। और ये भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज क्यों ना हो, ERO कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वहीं के लोग हों, परमानेंट अपॉइंटमेंट हो। जी। और उन सबका पगार इलेक्शन कमीशन की ऑफिस से ही आएगा, सरकार से नहीं। बिल्कुल। बराबर। इसके लिए प्रेसिडेंट उनको शक्ति दे सकता है एज पर आर्टिकल 324.5। जी। है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन गिव हिम द स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, यानी पैसे की जो ताकत चाहिए, वो जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की। और मुझे लगता है कि इस तरीके से एक 55 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। मुझे तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख लोगों को, 45 लाख। 45 में 44 लाख तो 11 लाख बूथों में है, ग्रास रूट लेवल, और बाकी ऊपर वाले सब इतने तो नहीं है। हाँ, तो 1 लाख के अंदर ही है। जो 1 लाख है उसमें से भी वर्तमान में कुछ लोग तो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं। जी, वो तो वर्तमान में कुछ लोग तो हैं। तो 45-50 लाख की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का सभी जगह बोलबाला है। और लोगों को अपने अपने विस्तार में रोजी रोटी मिल रही है। हाँ, कहीं दूर जाना भी नहीं है, कहीं दूर जाना भी नहीं है। जी। तो फिर हमें इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो जब हमें बिल्कुल फ्री फेयर पवित्र कह लीजिए, हमें एकदम पवित्र, उसको क्या कहते हैं, पायस कहते हैं क्या? हाँ, या पायस कहते हैं। हाँ, तो ये पायस व्यवस्था जो हमें चाहिए, जो इतनी शुद्ध हो, तो ये तो इसी तरीके से मिल सकती जी। और मैं यहाँ ये कहूँगा, ये हम इतनी ज़्यादा शुद्धि से हम क्यों डर जाते? ये भी हो रहा है ना जी, बताइए, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है।
हम अगर बहुत ज़्यादा शुद्धि की या पूरी शुद्धि की अगर हम बात कर दें तो भाई वो इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो चिल्लाने लगता है, बोलता है आप जी सबको उसके ऊपर तो हम एक अलग सा ना अलग करना करेंगे। चाहिए। मैं यहाँ क्योंकि एक बहुत हाँ मैं यहाँ एक वाक्य सिर्फ बता दूं, जी। वो तुरंत चिल्लाने लगते हैं, वो बोलते हैं क्या आप सबको गांधी बनाएंगे, क्या आप सबको गौतम बना देंगे, हैं सबको आप जीसस बनाएंगे। अरे ना भाई, किसी को कुछ नहीं बनना है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो तो बात ऐसी है कि अगर आपने लोगों को अमृत दिया तो वो अमृत से मर जाएंगे, थोड़ा जहर होना चाहिए जीने के लिए। ना लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। तो हमने यहाँ पर आपको 5वें और 6वें नंबर के बारे में बताया, ईआरओ और असिस्टेंट ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। 7वें नंबर पर होंगे रिटर्निंग ऑफिसर। यानी रिटर्निंग ऑफिसर वैसे तो उनकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दिनों में ही होती है, लेकिन अगर उनको असिस्टिंग स्टाफ की ज़रूरत अगर नहीं है तो मिनिमम स्टाफ के साथ उनकी ऑफिस जो है उसको कंटिन्यू करी जा सकती है। एक तो वो खुद रहेगा, वो पूरे मान लीजिए एक पूरा निर्वाचन क्षेत्र है, उसके अंदर एक रिटर्निंग ऑफिसर अगर रहेगा भी अपनी ऑफिस को लेकर के, 2 जने का स्टाफ लेकर के, तो उसमें भले ही वो 365 दिन काम करता है, लेकिन हमारी तो पूरी शुद्धि हो जाएगी ना भाई। जी बिल्कुल। तो ये हैं रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 7वें और 8वें नंबर पे। और लास्ट वाला जो अंतिम है, वहाँ पर जो हमने बताया बूथ लेवल ऑफिसर, जो हमने सबसे पहले बताया कि प्रत्येक बूथ ऑफिस में 4 लोग रहेंगे, ये हमने कहा ना। जी जी। प्रत्येक बूथ ऑफिस में 4 लोग रहेंगे, वहाँ पर एक होगा ऑफिसर, वो होगा बूथ लेवल ऑफिसर। वो बूथ लेवल ऑफिसर जो मतलब चालू दिनों में 365 दिनों में वो अपनी बूथ ऑफिस को संभालेगा, और ये जो चुनाव का दिन है उसमें चुनाव भी उसी बूथ ऑफिस के अंदर करवाए जाएंगे, ये हम कह रहे हैं। तो इस बात को भी आप जरा समझिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बन गया वो। हाँ, मतलब वो खुद ही बीएलओ भी बन जाएगा और वही व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होगा। मतलब हमें 2 अलग व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बीएलओ ही, क्योंकि उस बूथ का जहाँ पर मतदान हो रहा है उस बूथ की सारी मालूमात तो उसके पास है, क्योंकि वो साल के 365 दिन वहाँ विराजमान है, हर एक मतदाता को पहचानता है। जी अशोक भाई, अभी आपने सॉल्यूशन तो बता दिया, लेकिन इससे इनका क्या क्या काम होगा, क्या क्या काम होंगे, बूथ लेवल ऑफिसर का भी क्या काम होगा, कैसे करेंगे और उसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके बारे में भी हम ज़्यादा जानना चाहेंगे और उसको हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्ते।